बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एसओसी 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेसन नंबर 3 शेयर करूंगी, थियोरेटिकल पैराडिगम। हम तो इसको पैराडिगम पढ़ते हैं ना, लेकिन अगर आप इसी पेज के सेकंड पैराग्राफ की लास्ट वाली लाइन पर आएँ तो यहाँ पे इसने बताया है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे पैराडियम होगी। ओके जनाब, पहला हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है थ्योरी। थ्योरी यानी कि नज़रिया, वो फैक्ट्स, वो ख्यालात जिनको हम इकट्ठा करते हैं और आपस में रिलेट करें कि कैसे और क्यों रिलेट करते हैं, इसको हम कहेंगे थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इसका जो काम है कि जो दुनिया है उसके सामने सोशल बिहेवियर यानी माशरती रवैये, इसकी वजाहत की जाए। मिसाल के तौर पे कि जो कुछ लोगों का जो ग्रुप है उनमें ज़्यादा सुसाइड रेट है एज़ कम्पेयर टू अदर, ये क्यों है। इसी तरह आगे इसके दो फैक्ट्स इन्होंने बताए हैं। पैराडियम की बात की जाए तो इसको हम कहते हैं नमूना, कि मीन्स बेसिक इमेज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का नज़रिया, सोसाइटी कैसे देखती है, सोसाइटी है कैसी, सोसाइटी में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनका इमेज कैसा है। इसी तरह थ्योरेटिकल पैराडिगम, थ्योरी यानी नज़रिया, पैराडिगम यानी कि नमूना, नज़रियाती नमूना। ये हमें सोसाइटी का एक इमेज प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हमें हेल्प मिलती है सोचने में और रिसर्च करने में। मिसाल के तौर पे कि सोसाइटी स्टैटिक कैसे है, ये चेंज क्यों नहीं होती, और अगर चेंज होती है तो कैसे चेंज होती है, ये इतनी स्टेबल कैसे है, इसको क्या चीज़ स्टेबल रहने में मदद देती है। आगे साइलेंट पैराडियम है, इसकी आगे से बेसिक 3 मेजर पैराडियम्स हैं। नंबर 1 पे आ जाएगी स्ट्रक्चरल फंक्शनल, नंबर 2 पे आ जाएगी सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडियम, नंबर 3 पे आ जाएगी सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन पैराडियम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चरल फंक्शनल, इसके बीच में दो इसके पार्ट्स आ जाएंगे, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल फंक्शनल। अब सोशल स्ट्रक्चर के बीच में जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही हूँ कि हमारा हमारा इर्द गिर्द का माहौल आ जाएगा। सोशल स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, और सोशल यानी माशरती। इसके बीच में आ जाएगी हमारी फैमिली, हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल, हमारा वर्क प्लेस यानी ऑफिस का माहौल। अब इसके जो सोशल फंक्शंस हैं, यानी फैमिली का अलग फंक्शन है। जो हमारी यूनी है, जो फैमिली है, यहाँ पे सब हमसे प्यार मोहब्बत से रहती हैं। और जो हमारी यूनी है, यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन भी है पढ़ाई के ऊपर, और फ्रेंडली भी इन्वायरमेंट भी है वहाँ का। जबकि हमारी वर्क प्लेस पे वहाँ पे कंपटीशन है, जेलसी है, और कहीं ना कहीं हमें फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी नज़र आता है। अब हर्बर्ट स्पेंसर को देखें तो इनका बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनका टाइम पीरियड था 1820 से लेकर 1903 तक। इस सोसाइटी को इन्होंने कंपेयर कर दिया ह्यूमन बॉडी के साथ, कि जैसे ह्यूमन बॉडी के बीच में सेक्रेटोन होता है, मसल्स होती हैं और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक ज़िंदा रहने के लिए ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इन्होंने कहा कि सोशल स्ट्रक्चर जैसे कि फैमिली है, एजुकेशनल सिस्टम है, इकोनॉमी है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी तरह सबको एक साथ इकट्ठे मिलके काम करना होगा। टालकोट पार्सन्स, इनका टाइम पीरियड था 1902 से लेके 1977 तक। इन्होंने सोसाइटी को एक सिस्टम के तौर पे देखा। इन्होंने कहा कि जैसे हर एक चीज़ का, हर सिस्टम का एक मकसद होता है, एक टास्क होता है। तो सोसाइटी का टास्क ये है कि वो ज़िंदा रहे, खुद भी ज़िंदा रहे, और जो इसके अंदर मेंबर्स हैं उनको भी ज़िंदा रखने में मदद दे और अपने टास्क को ऐसे कंप्लीट करे। लास्ट पे रॉबर्ट के मार्टिन, इनका टाइम पीरियड था 1910 से लेके 2003 तक। इन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन की। जैसे कि पहले इन्होंने कहा कि जो सेम सोसाइटी के बीच में जो लोग हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं, उनकी डिफरेंट सोशल पैटर्न्स हैं। सोशल पैटर्न्स यानी समाजी तरीक़ाकार, यानी कि मेन के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जबकि वुमेन फीमेल के लिए लिमिटेड है। इसी तरह नीचे आए तो यहाँ पे इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया सेकंड पॉइंट में मैनिफेस्ट फंक्शन का और लेटेंट फंक्शन का। मैनिफेस्ट यानी कि जाहिर शुदा, यानी रिकॉग्नाइज्ड, पहचान वाला, इंटेंडेंट जिसका इरादा हो, वो वाले सोशल पैटर्न्स। पैटर्न्स यानी तरीक़ाकार, सोशल यानी कि माशरती, लेटेंट यानी गैर हाजिर। इसके बीच में अनऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी कि जो जांचने वाले ना हों, पहचान शुदा ना हो, और अनइंटेंटेड जिनका इरादा ना हो। मैनिफेस्ट की एग्जांपल में आ जाएगा जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ज़ाहिर तौर पर तो वो तालीम देते हैं, लेकिन लेटेंट के बीच में क्या आएगा कि पीछे से वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। कलर डे के नाम पे, ईद पार्टी के नाम पे, ट्रिप्स के नाम पे, फूड डे के नाम पे इन्होंने जस्ट स्टूडेंट से पैसे लेते हैं। थर्ड पॉइंट पे कह रहे हैं
कि जस्ट जो जितने भी सोशल सिस्टम्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के मीन्स बेनिफिट ही हो सोसाइटी के बीच में, इसका कोई डिसफंक्शन भी हो सकता है। जैसे कि इज़ द वुमेन एम्पावरमेंट फंक्शनल, कि जैसे अगर मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करूँगी तो इससे कोई मुझे क्या, किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, स्वाय मुल्क दुश्मनों को, और इससे एक माशरे में इंतशार पैदा होगा। इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन यानी कि तनकीदी हासिल वसूल क्या है, कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडिगम है, इसके बीच में हर एक चीज़ को स्टेबल बताया गया है, ऑर्डर बताया गया, कंप्रीहेंसिबल बताया गया, जबकि इसके बीच में कन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर कर दिया गया। सेकंड, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको लाजमी यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। सेकंड हमारे पास आ जाएगा सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडियम। इसके बीच में जस्ट देखिए, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कन्फ्लिक्ट आ रहा है, मीन्स के इनइक्वलिटी आ रही है, जो कि माशरे में कन्फ्लिक्ट यानी तजाद को जनरेट करेगी और चेंज को जनरेट करेगी। इन्होंने कहा कि जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडियम है, उसके बीच में सॉलिडेटरी है, हर एक चीज़ स्टेबल है। इसी तरह जो सॉलिड सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडियम है, इसके बीच में इनइक्वलिटी को और जो माशरे में डिवीजन है, डिवीजन इन सोसाइटी, उसको हाईलाइट किया गया है। लाइक जेंडर की बुनियाद पे, सोशल क्लास की बुनियाद पे, एज की बुनियाद पे, और इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, पैसों की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे, तालीम पर, सोशल प्रेस्टीज यानी इज्जत की बुनियाद पे। इसी तरह नीचे आते जाएं तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसा रिच और पुअर, इसके में रिच को आज भी पुअर पर डोमिनेट किया जाता है। कलर वाइट और ब्लैक इसके ऊपर रेस की बुनियाद पे, मेन और वुमेन, इनके दरमियान काफ़ी तजाद किया जाता है। स्कूलिंग सिस्टम को ही देख लेना, कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें स्टूडेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, और जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं उसमें स्टूडेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। प्राइवेट स्कूल्स में हाई फीसेस लेके स्टूडेंट का फ्यूचर बना दिया जाता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में कैसे स्टूडेंट के साथ किया जाता है। और यहाँ पे नीचे कह रहा है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल होते हैं, उसके बीच में हर जगह हमें सोसाइटी के बेनिफिट्स की बात की जाती है, जबकि कन्फ्लिक्ट के बीच में जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो हमारी सोसाइटी के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं, तजाद हैं, उनको हाईलाइट करते हैं। अब नीचे आ जाएँ तो इसके क्रिटिकल इवैल्यूएशन में ये बता रहे हैं कि जस्ट इसके बीच में इन्होंने जो हाईलाइट किया, इनइक्वालिटी को हाईलाइट किया है, और डिवीजन इन सोसाइटी इसको हाईलाइट किया, जबकि इन्होंने इग्नोर कर दिया है जो कि माशरे के बीच में जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके दरमियान जो यूनिटी बनी है, जो कि बनी है शेयर्ड वैल्यूज़, अपने इक़दार को शेयर करने से। वैल्यूज़ कहते हैं इक़दार को, और एक दूसरे पे डिपेंड करने से इनके दरमियान जो यूनिटी बढ़ी है, इसको इन्होंने इग्नोर किया है। लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट तीन पॉइंट है सिंबॉलिक इंट्रैक्शन पैराडियम। सिंबॉलिक यानी निशान, इंट्रैक्शन एक दूसरे से मिलना। सिंबॉलिक यानी कि देखें, जैसा हर एक इंसान की पहचान है, उसका एक नाम है, तो उसको हम कहेंगे सिंबल यानी निशान। हर एक मूवी का नाम है, एक किताब का नाम है, एक स्कूल का नाम है, तो इसको हम कहेंगे सिंबॉलिक कहेंगे। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल और सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडियम, ये माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन, माक्रो लेवल यानी कि ज़्यादा लेवल पे, बड़े मुकाबले पे इसकी ओरिएंटेशन यानी वाकफियत की गई है, मीन्स के ब्रॉड लेवल पे इसके ऊपर डिस्कशन की है। अब जबकि सिंबॉलिक इंट्रैक्शन है, इसके ऊपर जस्ट थोड़ी सी बात की गई है। माइक्रो लेवल पे इन्होंने जस्ट इसके ऊपर इंडिविजुअल बेस पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर इन्होंने इस पर बात की है, कि जिस तरह आप सोसाइटी को एक प्रोडक्ट के तौर पे देखेंगे, तो एक इंडिविजुअल पर्सन रोज़ उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। अगर सोसाइटी को सोसाइटी के तौर पे देखेंगे, तो एक इंडिविजुअल पर्सन लाजमी अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा। तो एक ह्यूमन बीइंग एक क्या वो सोशल एनिमल है, जिसका इस दुनिया में कोई ना कोई निशान है, कोई ना कोई सिंबल है, और सिंबल अटैच टू रियलिटी, मीनिंग अटैच टू सिंबल। सिंबल आर द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, सिंबल आर द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। मीन्स के ये जस्ट थोड़े से रिश्ते बना दिए गए हैं ताकि हर एक चीज़ की पहचान हो सके, जैसे अंकल आंट एम्प्लॉयज़ टीचर्स, हर एक की पहचान है, ये इनके सिंबल्स में आ जाएगा। सिंबल्स के बगैर कोई बंदा अपने एक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता। हर एक की अपनी पहचान है ना, ये बताया जा रहा है। किसी बुक का नाम नहीं होगा, उसका टाइटल नहीं होगा, तो फिर उसकी मीन्स कोई उसकी पहचान भी नहीं होगी, और उसका कोई सैम्पल भी नहीं होगा। हम नाम लेते हैं तो तब भी दुकान वाला हमें किताब देते हैं ना। इसी तरह स्कूलों का भी नाम है, हॉस्पिटल्स का भी नाम है। सिंबल्स मेक द लाइफ पॉसिबल। उसके बाद है सेल्फ इज सिंबल, कि हमारी ज़ात खुद एक निशान है, कि हम कौन है, हमारी ज़ात कौन है, हम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। वी डिफाइन अवर रियलिटीज़, हम अपने आप को जाहिर करते हैं। द डेफिनेशन कुड वेरी। मैक्स वेबर इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस पैराडियम।
और अगर इसका क्रिटिकल एवेल्यूएशन देखें तो इसके बीच में इन्होंने इंडिविजुअल बेस पर तो मीन्स हर एक चीज़ को हाईलाइट किया, स्पेसिफिक सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑफ कल्चर एज वेल एज फैक्टर लाइक सोशल जेंडर, सोशल क्लास, जेंडर और रेस, यानी कि इन्होंने इग्नोर किया कल्चर को, वाइड स्प्रेड पे कल्चर के इफेक्ट को इग्नोर कर दिया। अगर हम पहले में जाएं स्ट्रक्चरल के बीच में, तो उसके बीच में इन्होंने इग्नोर किया था कन्फ्लिक्ट को, और प्रमोट किया था, हाईलाइट किया था स्टेबल को, ऑर्डरली को। और अगर सोशल कन्फ्लिक्ट के बीच में जाएं तो यहाँ पे इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने हाईलाइट किया इनइक्वालिटी को और डिवीजन को, और इग्नोर किया यूनिटी को। और अगर हम लास्ट वाले में चलें सिंबॉलिक के बीच में, तो इसके बीच में इन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे एक इंडिविजुअल बेस पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन को, और इग्नोर किया एक वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑफ कल्चर को। तो मेरे साथ में आपको इंपॉर्टेंट भी बता दिए, कॉन्सेप्ट भी दे दिया। होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।